हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस माइंड पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं घटना चक्र की एक न्यू सीरीज। यहाँ पर हम घटना चक्र को काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम जीएस के सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट सभी घटना चक्र को काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अभी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं जो आपके आने वाले हैं। 17 मार्च को आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने जा रहा है। देन 11 फरवरी को आपका आरओ एआरओ का एग्ज़ाम होने वाला है। ये सब कुछ ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है, तो आपको काफ़ी अच्छे से अभी तैयारी करने लग जाना है, क्योंकि टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है। अभी आपका दिसंबर आ चुका है, दिसंबर भी काफ़ी जल्दी से आपका चला जाएगा, तो काफ़ी कम टाइम है, इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभी पढ़ाई करनी है। घटना चक्र एक ऐसा सोर्स है हमारे पास जहां से आपका रिवीजन काफ़ी अच्छे से हो जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से हो जाती है। ये घटना चक्र की जो बुक है ये आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इवन ये बीपीएससी के एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि घटना चक्र के अंदर सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाता है प्रीवियस ईयर के, इसीलिए ये आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आपको कुछ करे या ना करे, लेकिन घटना चक्र को काफ़ी अच्छे से करना है, रिवीजन करते रहिए और टेस्ट देते रहिए। चलिए फिर आपको बता दें कि आज की वीडियो में हम एनवायरनमेंट, पर्यावरण से रिलेटेड घटना चक्र को डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं एनवायरनमेंट, पर्यावरण से रिलेटेड घटना चक्र का इंडेक्स, यानी कि कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमें देखना है। तो सबसे पहला चैप्टर आपका यहाँ पर दिया गया है पर्यावरण एवं सतत विकास, और इसी इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेज आएंगी। एग्जाम से पहले आपकी सभी क्लासेज अवेलेबल करा दी जाएंगी, बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है और आपको अच्छे से कमेंट करना है। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है आपका पर्यावरण एवं सतत विकास। दूसरा टॉपिक है पारिस्थितिकी, तो इनसे रिलेटेड आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बताया जाएगा और डिटेल में हम यहाँ पर डिस्कस भी करने वाले हैं। तीसरा यहाँ पर टॉपिक है आपका जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। चौथा टॉपिक है हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। पांचवा टॉपिक है ओजोन परत क्षरण। इन सभी टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। छठा टॉपिक है वन एवं वन्य जीव। सातवां टॉपिक है अभ्यारण्य और जैव मंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व भी यहाँ पर हम देखेंगे। आठवां टॉपिक है वैकल्पिक ऊर्जा। नौवां टॉपिक है प्रदूषण। 10वां टॉपिक है जल संरक्षण। 11वां टॉपिक है मिसलिनियस, यानी कि विविध। तो इन सभी टॉपिक से रिलेटेड आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर कराया जाएगा। चलिए फिर आज की क्लास में हम सबसे पहले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे गए हैं। देखिए, तो सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पर आपका पर्यावरण एवं सतत विकास। तो पर्यावरण एवं सतत विकास को सबसे पहले हम एक रिवीजन करेंगे, देन हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो ये नोट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको इन्हें काफ़ी अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट का एक रिवीजन करा देते हैं। देखिए, पर्यावरण के बारे में चलिए पढ़ते हैं। पर्यावरण आखिर क्या है? देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप में पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक संघटक आपस में अंतरक्रिया भी करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ध्यातव्य है कि परि और आवरण शब्दों को जोड़ने पर पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति होती है, अतः पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए है। देखिए, नेक्स्ट है पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। यहाँ पर आपको शब्दों पर विशेष फोकस करना है, क्योंकि ऐसे ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।
पर्यावरण के 3 संघटक होते हैं। सबसे पहला है भौतिक या अजैविक। तो अजैविक संघटक कौन कौन से होते हैं? अजैविक संघटक में आपका स्थल, वायु, जल, ये सभी चीजें आती हैं। जैविक संघटक में आपके पादप, जंतु तथा सूक्ष्म जीव आते हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक संघटक में सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक गतिविधियां शामिल होती हैं। अतः पर्यावरण कई संघटकों से निर्मित एक संरचना है। यह सभी जैविक और अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है जो जीव को चारों ओर से प्रभावित करता है। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। पर्यावरण को वृहद व लघु स्तर पर समझा जा सकता है। इसके साथ ही क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय स्तर पर भी पर्यावरण में विभिन्नता पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने पर्यावरण से रिलेटेड नोट्स को रिवीजन किया कि आखिर पर्यावरण क्या है, पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण किन से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को हमने देखा। चलिए अभी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे गए थे। देखिए, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा चुके हैं, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में पूछा गया था 2006 में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पर्यावरण से अभिप्राय है। पर्यावरण की सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पर आपसे पूछी गई है। पर्यावरण क्या होता है? सबसे पहला ऑप्शन है भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। दूसरा ऑप्शन है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होते हैं। तीसरा ऑप्शन है भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रिया व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पर्यावरण से अभिप्राय है, यहाँ पर पर्यावरण के बारे में सभी ऑप्शन सही दिए गए हैं। पर्यावरण आपका यही होता है। चलिए इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन को भी एक बार देखते हैं, क्योंकि हमें डिटेल में यहाँ पर सब्जेक्ट को डिस्कस करना है ताकि आपके पूरे सब्जेक्ट का भी रिवीजन साथ में होता चले और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप में पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक संघटक आपस में अंतःक्रिया करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, पर्यावरण किससे बनता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि पर्यावरण किससे बनता है। पहला ऑप्शन है जीवीय घटकों से, दूसरा है भू आकृतिक घटकों से, तीसरा है अजैव घटकों से और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पर्यावरण किससे मिलकर बनता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे बीपीएससी में पूछा गया था, बीपीएससी के प्रीलिम्स में 2011 में। तो ये सभी क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके यूपीपीसीएस, यूपीएससी, आरओएआरओ और बीपीएससी एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आपको याद रखना है पर्यावरण किससे बनता है? जीवीय घटकों से, अजैव घटकों से और भू आकृतिक घटकों से। देखिए, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। इसमें जैविक, अजैविक में आपके भौतिक घटक आते हैं, वह भू आकृतिक घटक शामिल होते हैं। अतः विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। ऑप्शन ए है परिचालन पर्यावरण, ऑप्शन बी भौतिक पर्यावरण, ऑप्शन सी सांस्कृतिक पर्यावरण, ऑप्शन डी जैविकीय पर्यावरण। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिचालन पर्यावरण। आप सभी को पता है कि पर्यावरण में भौतिक पर्यावरण शामिल होता है, सांस्कृतिक पर्यावरण शामिल होता है, जैविकीय पर्यावरण शामिल होता है, जबकि परिचालन पर्यावरण ये क्या होता है? ये इसमें शामिल नहीं होता है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्यतः पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, जैविकीय पर्यावरण में
वर्गीकृत किया जा सकता है। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत भू आकृतियां, जलाशय, जलवायु, मृदा, चट्टानें, खनिज आदि आते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत मानव निर्मित गतिविधियां जैसे आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक स्थितियां शामिल होती हैं। जबकि जैविकीय पर्यावरण के अंतर्गत वनस्पतियां, जंतु तथा सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक पर्यावरण में कौन कौन से तत्व आपके आएंगे, जैविकीय पर्यावरण में क्या सब आता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर कट पता होनी चाहिए, इसीलिए आपको काफ़ी ध्यान से चीज़ों को समझना है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर देखा पर्यावरण एवं सतत विकास चैप्टर में सबसे पहले हमने पर्यावरण से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपसे यहाँ पर पूछे गए थे। देखिए, अभी दूसरा एक सब टॉपिक है आपका धारणीय विकास या सतत विकास। तो आपको इसे समझना है, फिर इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, धारणीय विकास क्या होता है, सतत विकास की अवधारणा क्या है, ये आपको यहाँ पर समझना है। देखिए, धारणीय विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। ध्यातव्य है कि इस शब्द की व्याख्या वर्ष 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने अपनी रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर में की थी। वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 में इसकी प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया था। देखिए, ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपके बन सकते हैं, इसीलिए आपको ध्यान से चीज़ों को देखना है। आपसे पूछा जा सकता है पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन आपका 1992 में हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है एजेंडा 21 कहाँ से निकल कर आया है। तो फ्रेंड्स, एजेंडा 21 आपका वर्ष 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में ही इसे घोषित किया गया था। तो इस प्रकार से चीज़ों को आपको देखते हुए चलना है। इसके साथ ही वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन का मुख्य मुद्दा सतत विकास था। जोहान्सबर्ग में वर्ष 2002 में सम्मेलन हुआ था। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट को आपको याद रखना है। इसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरत पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। इसका तात्पर्य है कि मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जबकि आर्थिक गतिविधियों और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव भौतिक और सामाजिक पारिस्थितिकीय परिस्थितियां पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित या संवर्धित की जा सके। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना सभी आवश्यक तत्व हैं। प्रकृति की अपनी सुंदरता है, अपनी सीमाएं हैं, अतः हमें चाहिए कि पहले हम प्रकृति को समझने का प्रयास करें, उसके बाद अपनी विकास नीतियों का निर्धारण करें। अतः आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है। टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्त है वे सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं टिकाऊ विकास हेतु आवश्यक सूचनाएं कौन कौन सी हैं। तो एक है आपकी पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं, दूसरी हैं मनुष्य व उसके क्रियाकलापों से संबंधित सूचनाएं। पर्यावरण से संबंधित सूचनाओं के अंतर्गत क्या सब आएगा, देखिए, जैविक अधिवास से संबंधित, प्राकृतिक संसाधन से संबंधित, पर्यावरण के आधारभूत कारकों के संदर्भ में, वर्तमान पर्यावरण की स्थिति के संदर्भ में। इसके अलावा मनुष्य व उसके क्रियाकलापों से संबंधित सूचनाओं में क्या सब आता है, देखिए, जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या का आकार, विभिन्न संसाधन व खाद्य उपलब्धता, गैर अनिवार्य संरचनात्मक सुविधाएं, औसत जीवन स्तर तथा प्रति व्यक्ति आय, तकनीकी स्तर। ये सभी आपका मनुष्य व उसके क्रियाकलापों से संबंधित सूचनाओं में
आता है। तो यहाँ पर आपने देखा, देखिए उल्लेखनीय है कि ये सूचनाएं सुदूर संवेदन तकनीक, सांख्यिकी विधि तथा भौगोलिक सूचना तंत्र व पर्यावरण सूचना तंत्र इत्यादि तरीकों से प्राप्त की जाती है। इन प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अनुकूलतम स्तर का निर्धारण किया जाता है और फिर विकास की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने समझा टिकाऊ विकास क्या होता है, सतत विकास क्या होता है। देखिए अभी हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। नीचे यहाँ पर आपको दो कथन दिए गए हैं, एक कथन है और दूसरा कारण है, आपको बताना है। देखिए कथन है आपका, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। कारण है, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता की पूर्ति करे। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए तथा आर दोनों सही हैं। आर कथन ए की सही व्याख्या है, या फिर दोनों सही हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं की गई है, तो ये चीज़ आपको बतानी है। तीसरा है यहाँ पर ए सही है परंतु आर गलत है, और डी ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए तथा आर दोनों यहाँ पर सही दिए गए हैं और आर ए की सही व्याख्या है। देखिए आपसे एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कथन और कारण बेस्ड क्वेश्चन अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी दी गई है। देखिए वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। इसका तात्पर्य है कि मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जबकि आर्थिक गतिविधियों और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव भौतिक और सामाजिक पारिस्थितिकीय परिस्थितियां पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित या संवर्धित की जा सके। इस प्रकार यहाँ पर आपका प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या है। तो यहाँ पर हमने देखा। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन क्या था? तो पहला ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन पर पहला प्रतिवेदन, अवर कॉमन फ्यूचर, जलवायु परिवर्तन पर दूसरा प्रतिवेदन, या पांचवा मूल्यांकन प्रतिवेदन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवर कॉमन फ्यूचर। ये चीज़ आपको काफ़ी बार बताई जा चुकी है ऊपर कि वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित अवर कॉमन फ्यूचर पर चर्चा हुई थी। इसी में ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की धारणा निकल कर आई। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है अवर कॉमन फ्यूचर के बारे में। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित घटनाओं को आपको क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहली घटना है आपके सामने रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन। चौथा है द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। तो यहाँ पर ये घटनाएं आपको दी गई हैं, इन्हें आपको क्रम में लगाना है। तो ये क्वेश्चन आपसे यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स 2020 में पूछा जा चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सबसे पहले आएगा आपका ऑप्शन 4 सबसे पहले नंबर पर आएगा, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। दूसरे नंबर पर आएगा ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन। तीसरे नंबर पर आपका तीसरा आ जाएगा मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन, और फोर्थ नंबर पर आपका पहला आएगा रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो इस प्रकार से आपको इन्हें क्रम में लगाना था। देखिए यहाँ पर आप इन्हें काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं, इनकी डेट यहाँ पर दी गई है, कौन सी घटना कब घटित हुई थी। सबसे पहले है द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन, ये आपका 1972 में हुआ था, इसीलिए सबसे पहले आपका ये आ जाएगा। देन रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन आपका 1992 में हुआ था। ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन 1987 में हुआ था। मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन 1989 में हुआ था। तो आपको इन घटनाओं के ईयर को याद करते हुए चलना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे दोबारा भी पूछे जा सकते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राकृतिक संसाधन या भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन या सामाजिक संसाधन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन। एक बार फिर से देखिए, धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधन उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन के प्रति संवेदनशीलता को व्यक्त किया गया है। धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर ये क्वेश्चन 2012 के प्रीलिम्स में आपसे पूछा गया था। देखिए, धारणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सतत विकास के लिए आवश्यक है जैव विविधता का संरक्षण करना, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण करना या फिर निर्धनता को घटाना या उपयुक्त सभी। यहाँ पर आपका सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए, सतत विकास के लिए इन सभी चीज़ों का करना अनिवार्य है। सतत विकास के लिए जैव विविधता का संरक्षण करना जरूरी है, प्रदूषण का निरोध व नियंत्रण करना जरूरी है और निर्धनता को घटाना भी जरूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सतत विकास के लिए जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता घटाना सभी आवश्यक है। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यह एक भूमंडलीय दृष्टिकोण बन चुका है। टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्त है वे सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, टिकाऊ विकास, इनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। देखिए, इसी का ही एक तीसरा टॉपिक है आपके सामने, प्रकृति में कार्बन चक्र व जल चक्र। इनसे रिलेटेड नोट्स को पहले हम रिवाइज करेंगे, देन इनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम समझेंगे। प्रकृति में कार्बन चक्र व जल चक्र। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसे डिटेल में डिस्कस करना होगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं और बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये एक कंप्लीट सीरीज होने वाली है, इसको हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए आपको डेली क्लासेस को देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करना है, क्लास को लाइक करना है और कमेंट करना है। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर ले @PCS Mind। थैंक यू।